नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। दोबारा करते हैं। हाँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जब माहौल बदलता है ना, एक बड़ा अच्छा कहा जाता है, अभी महारानी जो सीरियल आया है उसका चौथा सीजन आया है। उसमें एक डायलॉग है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, जबकि देशों में लड़ाई होगी, परमाणु बम अगर सारे फट जाएंगे तो पूरे जीव जंतु तमाम लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इस धरती के नीचे एक प्रजाति बची रहेगी, कॉकरोच। इसी तरह से देश के सिस्टम को लेकर ये कहा जाता है, और देश के सिस्टम को चलाने वाले लोगों को कहा जाता है कि कौन सी सरकार बदलने वाली है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन विदा होने वाला है, कौन से वाले साहेब जाने वाले हैं, कौन से साहेब आने वाले हैं। इस बात की जानकारी सबसे ज्यादा जो है अधिकारियों को होती है। सबसे ज्यादा अधिकारी उस बात को समझते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं। तो क्या माहौल बदलने लग गया है? इस प्लेटफॉर्म पर शिव जी ने आपको बताया था कि किस तरह से जो है लगभग 3 मिनट के वीडियो ने बिहार की राजनीति की सच्चाई को सामने ला दिया है। और अब कल जब वोटिंग शुरू होनी है, उस वोटिंग से महज 20-21 घंटे पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को एक बड़ी उनके लिए गुड न्यूज आई है। और ये जो गुड न्यूज उनके लिए आई है, इसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इससे जुड़े तथ्यों को एक एक करके हम आज की इस बड़ी चर्चा में आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। कल सुबह 7 बजे से दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होगी और उससे कुछ घंटे पहले आई इस खबर ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा ऑक्सीजन मास्क दे दिया। सिलेंडर नहीं, सीधा मास्क लगा दिया मुंह में। और मास्क से उनको जीवन दान मिला है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे खत्म हो गए। आपको याद होगा, एकाएक चुनाव की ऐलान होता है और उसी दिन उनकी अदालत में सुनवाई का ऐलान हो जाता है और डेट मुकर्रर हो जाती है 10 नवंबर की। लोगों का मानना था कि 10 नवंबर को तेजस्वी पर आरोप पत्र तय हो जाएगा और तेजस्वी या तो जेल चले जाएंगे और या फिर आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें भ्रष्टाचारी बता दिया जाएगा। अदालत ने यह सुनवाई 4 दिसंबर तक टाल दी है। यानी अब शपथ ग्रहण हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह उनके लिए एक राहत की खबर है, लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है कि आखिर आपको याद होगा कि जब 2022 में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ तो मौजूदा एक कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, लल्लन सिंह, उनका वीडियो 2-3 दिन से बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि 2015 में जब हम सरकार बना रहे थे तेजस्वी के साथ, तब इसी केस की जांच शुरू हुई थी। फिर हम 2017 में एनडीए के साथ चले गए और ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। फिर हम 2022 में जब एनडीए के साथ आए, इंडिया के साथ आए, मतलब महागठबंधन के साथ आए, तो ये जांच फिर शुरू हो गई और ये जांच बढ़ती रही। इस जांच को लेकर कई चीजें सामने आई, लेकिन इसका अंतिम परिणाम नहीं आया, इसका फैसला नहीं आया। और अब चुनाव आया तो फिर वही जांच का जिन्न सामने आया। ये आरोप बीजेपी पे एक बार नहीं कई बार लग चुके हैं। जहां जहां चुनाव होता है वहां के नेताओं के खिलाफ जांच, अधिकारी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह कई चीजें फंसाने का प्रयास किया जाता है और ये सब चीजें आगे बढ़ती रही। इन सब चीजों के बीच तेजस्वी के लिए एक राहत भरी खबर है। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, ये कोर्ट का आदेश चंद घंटे पहले आया है। सिस्टम को पता लग गया, प्रकृति भी कुछ न्याय करती है कभी कभी, एकाएक कुछ हो जाना। जैसे आज मुकेश साहनी ने चैनलों के दफ्तर जलाए जाने तक की
धमकी दे दी है। तेजस्वी ने एक वीडियो अभी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर दिया है कि आज 6 तारीख को हुए मतदान के फाइनल आंकड़े अब तक नहीं आए, 10 तारीख हो गई। तो कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच इस केस का बवाल। संतोष जी, इस निर्णय से भाजपा को बड़ा झटका माना जाएगा चुनाव से पहले? देखिए, निश्चित तौर पर झटका माना जाएगा और इस खबर का एक सबसे बड़ा पहलू है जिसकी आमतौर पर कहीं चर्चा नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इस देश की अदालतों को मोदी सरकार का खेल समझ में आ गया है? आप मामला दर्ज कीजिए, दबा कर बैठे रहिए और जैसे ही चुनाव आए, चुनाव के समय इस मामले में कोर्ट पे जाकर कुछ ना कुछ ऐसा आदेश दे लीजिए जिसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे। और ये सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है? आपने तथ्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दे दी, उन तमाम चीजों के बारे में दर्शकों को मैं थोड़ा सा और विस्तार में आगे बताऊंगा, लेकिन जरा उससे पहले आगे बताओ। आपने राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह का जिक्र किया। 6 अक्टूबर को, मैं दर्शकों से कहूंगा तारीख ध्यान रखें, 6 अक्टूबर को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, 6 अक्टूबर को। और उसके कुछ ही दिन बाद 13 अक्टूबर को अदालत में सुनवाई होती है आईआरसीटीसी मामले की भी और लैंड फॉर जॉब मामले की। लैंड फॉर जॉब में तो अदालत ने मामले को टाल दिया था, उस दिन आज की तारीख रखी थी, लेकिन आईआरसीटीसी के मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तय है। ऐसा लग रहा है कि उनको प्रत्यक्ष लाभ मिला है, इसलिए इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। और उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम ने बिहार विधानसभा चुनाव में उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, जंगल राज से जोड़ते हुए, भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए। ये हम सब लोगों ने देखा। आज अगर अदालत का कुछ इसी तरह का फैसला आता तो इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उठाने की कोशिश करती। कल चूंकि मतदान है, अदालत को, मुझे लगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें, इस खबर में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राहत मिलने से बड़ी खबर यह है कि देश की अदालतों को अब बीजेपी का ये खेला, जांच एजेंसी का ये खेला समझ आने लगा है। इसलिए इस मामले में जो रॉस एवेन्यू कोर्ट है, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगले ने जमीन नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला 4 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। और इसमें सीधे सीधे जो पूरा मामला है कि उन पे आरोप लगाया जाता है कि भाई नौकरी देने के बदले उन्होंने जमीन ली, और इसलिए इस पर आज फैसला करना था, अदालत को निर्णय देना था। अगर अदालत फैसला कर देती, अगर अदालत का निर्णय आ जाता, तो आज ही से गोदी मीडिया का एक जो बड़ा वर्ग है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन छेड़ देता, एक बड़ा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता। इस लिहाज से अदालत का आज ये फैसला कि हम 4 दिसंबर को करेंगे, जब तमाम मतदाता अपना फैसला कर लेंगे, मतदाता अपने हिसाब से सरकार बना लेंगे, उसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। और चुनाव से पहले ये निश्चित तौर पर बिहार के मतदाताओं के लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब वो सही तरीके से अपना फैसला कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार से प्रभावित हुए बिना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक स्टाइल का चुनाव प्रचार है, बीजेपी प्रधानमंत्री खुद उतर जाते हैं, अमित शाह उतर जाते हैं, जेपी नड्डा उतर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब पूरी की पूरी भाजपा की टीम उतर जाती है, उनके साथ गोदी मीडिया भी जुड़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो बिहार के चुनावी प्रक्रिया को मतदान से पहले प्रभावित करने का जो कुत्सित प्रयास किए जाने वाला था, अदालत के उस फैसले ने उसको रोक दिया है। अब फैसला बिहार के मतदाताओं को करना है कि कल जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो क्या पूछेंगे? इस बीच एक खबर बड़ी दिलचस्प आ रही है, मुझे लगा कि दर्शकों को ये बता देना चाहिए। उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जब नीतीश फिर से बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी आलाकमान ने उनको बेइज्जत करने के लिए सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया था। उन्होंने 2 अलग नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया। बाद में नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो आए कि वो दोनों अपने डिप्टी सीएम से बात भी नहीं करते थे। ये भी खबर जेडीयू के हवाले से आई
कि नीतीश जी कहते हैं कि क्या बात करें इनसे, इनको तो समझ ही नहीं है कुछ शासन की और प्रशासन की। तो इन्हीं तारकिशोर प्रसाद साहब से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि भैया 20 साल में नरेंद्र मोदी और नीतीश सरकार की जो काम, जो आप एनडीए सरकार कहते हो, इस एनडीए सरकार ने क्या किया? ये सवाल सुनते ही तारकिशोर प्रसाद नाराज हो गए और पत्रकार से मारपीट करने लगे, पत्रकार का हाथ मरोड़ने लगे। तो ये एक अभी की, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शिव जी, तो ये अभी की हालत है कि डिप्टी सीएम से पूछिए क्या काम किया 20 साल का, तो गिनाने की बजाय पत्रकार से बदतमीजी करते नजर आते हैं। लेकिन ये वाला वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि कहीं और से आदेश आएगा और उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन अदालत का ये फैसला, ये निश्चित तौर पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के लिए तो राहत की खबर है ही, ये बिहार के मतदाताओं के लिए भी राहत की खबर है कि अब वो निष्पक्ष होकर अपने तरीके से फैसला कर पाएंगे ईवीएम का बटन दबा। संतोष जी, इस मामले को लेकर बड़ा सरकार ने, खास करके सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने, बीजेपी के कई धुरंधर नेताओं ने यह कहा कि 10 तारीख को जब जेल जाने से बचेंगे तभी तो, 10 तारीख को उन पर आरोप तय हो जाएंगे तभी तो मामला टल गया। मामला भी ये तब है जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे। मामले में दम नहीं होगा, मैं भी समझता हूं। हालांकि अदालत के आदेश पर हमें कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और अदालत के मामले में हम बोल भी नहीं सकते। अदालत अपने हिसाब से कार्रवाई करती है और अदालत ने जो अच्छा समझा वो किया है। लेकिन एक तो बात है, अदालत में न्याय मिलता है। आपको याद होगा कि परसों उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, जिन्हें बकरी चोरी में, मुर्गी चोरी में 21 वर्ष की सजा और 36 लाख रुपया जुर्माना अदालत ने किया है। उन्हीं का कल एक केस था आरएसएस के एक लेटर पैड का दुरुपयोग करने का, जब वो 2014 में कैबिनेट मंत्री थे। उस केस में उन्हें राहत मिल गई, तो वो कह रहे थे कि मुझे अदालत का धन्यवाद देना पड़ेगा, ऐसे दौर में भी अदालतों से ही राहत मिलती है। तो भरोसा आया कि नहीं? आज उसी अदालत ने तेजस्वी यादव को राहत दे दी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अदालत आज भी न्यायिक प्रक्रिया पर चल रही है। कभी कभी तो कुछ अच्छे आदेश हो ही जाते हैं और वो एक मिसाल बन जाते हैं, उन्हीं के सहारे बहुत दिन जज साहब के भी कट जाते हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद अब कुछ घंटे बाद शुरू हो रहा है बिहार में दूसरे चरण का मतदान। उससे पहले मीडिया के एक वर्ग ने एक गठबंधन टूटने की खबर चला दी, बड़ी जोर शोर से चल गई, और आज भरोसा था कि तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो जाएगा। तो एक वर्ग खुश था कि अभी तो 122 सीटों पर बाकी है वोट। मुझे नहीं मालूम किस किस की ईवीएम में किस्मत कैद है, किसकी खुलेगी, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये तो हम लोग 14 तारीख को तय करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आदेश कोर्ट का आना कि 4 दिसंबर तक सुनवाई टाली जाती है, ये तेजस्वी को तो 24 दिन की, 25 दिन की राहत मिल गई। उसी में चुनाव तो निपट जाएगा, चुनाव तो कल निपट जाएगा। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। आदमी तत्काल बात सोचता है, जैसे बुखार आ जाए तो पहला हमारा क्या होता है मकसद कि कोई पैरासीटामोल मिल जाए, कोई फीवर उतारने की दवा मिल जाए। फीवर उतर जाए, बाद में देखेंगे कि जांच में क्या आएगा, वैसी हम दवा करा लेंगे। फिलहाल तो फीवर उतर गया, 10 तारीख का जो चढ़ा था, और इसी के चलते सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तेजस्वी ने कर दी। पता नहीं क्या हो जाए, फिर कुछ हम अपने लोगों से कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। देखिए, ये सवाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदालत से अगर इस तरह के जब आदेश आते हैं तो अदालती प्रक्रिया पे सम्मान और बढ़ा देते हैं। और संकट, विश्वसनीयता के संकट के दौर से इस देश की न्यायपालिका गुजर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। उनकी जो टिप्पणियां होती है, तल्ख टिप्पणियां, सख्त टिप्पणियां, वो फैसलों में उभर कर सामने नहीं आ पाती। आधार कार्ड वाला फैसला बिहार में किया, लागू करने के आदेश दिए। अब 12 राज्यों में एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें आधार कार्ड के साथ टर्म एंड कंडीशन लगा के रखा गया। क्या अदालत ने टर्म एंड कंडीशन लगा के आपको आधार कार्ड को मान्यता देने की बात कही थी? आखिर क्यों चुनाव आयोग अदालत के आदेश को भी नकार रहा है, टर्म एंड कंडीशन के साथ उस तरह की बातें कर रहा है? ये अपने आप में बताता है कि अदालत को लेकर इस सरकार का रवैया जो है वो टाल मटोल वाला रवैया है। अब अदालत क्या करती है, उत्तर प्रदेश के किसी छोटे पुलिस वाले को बुला लेती है, दंडित कर देती है।
या कभी कभी आप अधिकारी को बुला लेते हो लेकिन दंडित कर नहीं पाते हो, टिप्पणियां तल्ख कर देते हो कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एसआईआर में गड़बड़ी मिली तो हम एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वो अदालतें कर नहीं पाती। ऐसे में अगर इस तरह की अदालत का फैसला आता है तो ये अपने आप में इस मायने में राहत भरी बात है कि अब देश की सुप्रीम अदालत को भी ये तय करना चाहिए कि भैया 2015 का मामला है, जांच एजेंसी को 2025 में क्यों याद आती है। अच्छा, अब ये देखिए, अगर ये सरकार बन जाएगी, मान लीजिए तेजस्वी यादव चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर उनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी के तहत इस मामले को बढ़ाया जाए। और अगर किसी भी सूरत से तेजस्वी यादव जीत नहीं पाते हैं, मान लीजिए कुछ और समीकरण बन जाता है, तो फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव के समय झाड़ पोंछ कर निकाल कर लाएंगे और फिर उसमें कोई नई तरह के तथ्य निकल कर सामने आएंगे। मतलब फैसला करवाना, सजा देना, ये भी मोदी सरकार का एजेंडा नहीं है। अगर वो सजा देने के पक्ष में होते तो अजीत पवार पे फैसला करवा चुके होते। तो उनको अजीत पवार को क्या सजा थोड़ी दिलवानी थी, उनको तो गठबंधन तोड़ के अपने में लेके आना। और ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। ये बीजेपी के मंसूबों के लिए एक बड़ा झटका है। ये इस देश की न्यायपालिका के सम्मान को बढ़ाने वाला फैसला है। बिहार में दूसरे चरण के तहत जिन 122 सीटों पर मतदान होना है, उस मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के कराने में अदालतों की एक बड़ी कामयाबी का किस्सा है और इसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसके साथ सवाल भी उठने चाहिए। इसके साथ सवाल भी पूछने चाहिए कि क्यों चुनाव के टाइम में आपको, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, चुनाव के टाइम में ही आपको जीजा जी की याद आती है रॉबर्ट वाड्रा की। इतने लंबे समय से हरियाणा में आपकी सरकार है, क्या किया आपने? चुनाव के टाइम में ही आपको लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की याद आती है। इतने लंबे समय से आपकी सरकार है, क्या किया आपने? हेमंता बिश्व शर्मा आपके पार्टी में चले जाते हैं तो उसके बाद सारा मामला दब जाता है। अजीत पवार जब आप पे चले जाते हैं तो बकायदा क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही अजीत पवार उद्धव ठाकरे से स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गठबंधन करते हैं और इस तरह की खबर निकल कर सामने आती है कि अजीत पवार वापस अपने चाचा शरद पवार के साथ जा सकते हैं, तो आप उनके बेटे की कंपनी पर, अजीत पवार के बेटे की कंपनी पर 2 एफआईआर कर देते हैं। लेकिन उस एफआईआर में जो 1% का मालिक है उसका नाम डालते हैं, जो 99% का मालिक है अजीत पवार के बेटे पार्थ, उनका नाम आप नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आपका मकसद कार्रवाई करना नहीं है, आपका मकसद इंसाफ देना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ है डराए रखना अजीत पवार को कि देखो अगर पाला बदलने की कोशिश की तो ये तुम्हारे बेटे के कंपनी के खिलाफ हो गया, इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक रिवाइज्ड एफआईआर डालेंगे और उसमें तुम्हारे बेटे का नाम डाल देंगे और उठा भी लेंगे। तो ये न्याय देना इनका मकसद नहीं है, इंसाफ करना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद उनको ब्लैकमेल करके फायदा उठाना है, उनको परेशान करके फायदा उठाना है और यही मंशा लोकतंत्र के लंबे समय तक सही तरीके से काम करने पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बीजेपी का मंसूबा, बीजेपी का इरादा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इरादा, ये इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला इरादा है। निम्न स्तर की कई अदालतें, निम्न मतलब मैं उस तरह से नहीं कह रहा, मैं जो हायर जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी होती है, तो लोअर जुडिशरी का जो ये फैसला है, ये अपने आप में सराहनीय है। लेकिन भैया हायर जुडिशरी को भी, हाई कोर्ट्स को भी और इस देश के सुप्रीम कोर्ट्स को भी अब कहीं ना कहीं जाकर गंभीरता पूर्वक इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये क्या खेल चल रहा है। आखिर ये खेल कहीं तो जाके बंद होगा, कभी तो जाके बंद होगा। क्यों सरकारों को मनमानी करने की छूट मिलनी चाहिए? क्यों जांच एजेंसियों को मनमानी करने की छूट मिलनी चाहिए? अगर लंबे समय तक आप सत्येंद्र जैन को जेल में रखकर कहते हो ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, और बाद में जांच एजेंसी ये कहती है कि इनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो जितने जांच अधिकारी थे उन सबको बुलाओ, जिन्होंने अरेस्ट किया उनको उठा के 4 साल की सजा दो, जेल में भेजो। जितने साल तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे उतने साल तक जांच अधिकारी भी जेल में रहे। मतलब आप किसी को जेल भेज दोगे, वर्षों तक जांच चलेगा, रिटायर होने के बाद उस समय प्रमोशन के लुत्फ उठाओगे, रिटायर होने के बाद आप रिटायरमेंट की जिंदगी का लुत्फ उठाओगे, और जिसको आपने गलत तरीके से फंसा दिया उसके जीवन के इतने साल बर्बाद चले गए, जेल की सलाखों के पीछे कौन जिम्मेदार है उसके? ये तो अब हमें तय करना पड़ेगा शिव जी, इस देश की हायर जुडिशरी को आके तय करना पड़ेगा, अगर हमें अपने लोकतंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो एक समान आधार देता है आपको चुनाव लड़ने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। एक को आप अदालतों के चक्कर लगवाते रहो और दूसरा मस्ती से हेलीकॉप्टर लेके उड़ता रहे, एक बैठ के 10-10 हजार रुपए खाते में पहुंचाता रहे, दूसरा सिर्फ वादा कर पाए क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, सरकारी खजाना उसके पास नहीं है, सरकारी खजाना सत्तारूढ़ पार्टी के पास है, तो वो जितने मर्जी खुल के रिश्वत देते रहे। आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड इस चुनावी प्रक्रिया का जो सबसे अभिन्न हिस्सा था,
उसको कैसे चुनाव आयोग रौंद रहा है, उसको कैसे इस देश की सत्ताधारी पार्टी रौंद रही है, किसी न किसी को तो सोचना होगा। कभी ना कभी तो इस पर रोक लगानी होगी। आपको अगर ये 10-10 हजार रुपए देने थे तो 2 साल पहले दे देते, 6 महीने पहले दे देते, बिल्कुल। या फिर चुनाव के बाद देते। चुनाव के बीच में आप दे रहे हो। आपने चुनाव से कुछ दिन पहले और वो घोषणा बांट की। रहे हैं, वो बांट रहे हैं जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं हर मंच पर बिल्कुल। दिल्ली सरकार को लेकर। तो ये सवाल तो गंभीर है। और रेवड़ियों को लेकर खूब केजरीवाल की मजम्मत की, फ्री बिजली फ्री पानी पर कई तथ्य कड़े। कई लोगों ने जो अंधभक्त हैं, सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप इंडस्ट्री के ठेकेदार हैं, उन्होंने कहा कि देश बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। और जब पता लगी इसी से जीतेंगे तो फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्या हरियाणा, क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, सब जगह बांटना शुरू कर दिया। टैक्स के पैसे से स्कूलों पर काम नहीं हो रहा है, जो बच्चों की फीस पर व्यवस्था हो। टैक्स के पैसे से हेल्थ पर काम नहीं होता है, जो यशोदा जैसे अस्पताल के फीता काटने के लिए महामहिम आए और राज्य के मुख्यमंत्री आए, रक्षा मंत्री आए। एम्स का फीता क्यों नहीं काटा गया गाजियाबाद में? किसी बड़े सरकारी संस्थान का फीता क्यों नहीं काटा गया? क्योंकि टैक्स का पैसा तो सब राशन में चला जा रहा है, टैक्स का पैसा तो भाषण में चला जा रहा है, टैक्स का पैसा तो सब सेटलमेंट में चला जा रहा है। तुम्हारे हिस्से में तो बाबा जी का ठुल्लू आ रहा है, जो गरीब है उनके हिस्से में 5 किलो राशन आ रहा है, जो थोड़े उससे ऊपर हैं उन्हें न इधर गिना जा रहा है न उधर गिना जा रहा है, वो अपने राशन में मरा जा रहा है। और जो सबसे ऊपर था उसका लेवल रोज बढ़ा जा रहा है, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। अब यहाँ जो 100-200 रुपया कमा भी लो तो पैसे वाले खींच लेते हैं, राशन की दुकान खींच लेती है, गैस का सिलेंडर खींच लेता है, 200 रुपया किलो का कड़ुआ तेल खींच लेता है, 200 रुपया किलो की दाल खींच लेती है। जब 60 रुपया दाल हुई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी नाराज थी, 200 रुपया हो गई, कोई भी अंधभक्त नहीं बोला है, दाल तो सब खाते हैं। सिलेंडर 350 का था, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सब सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर बैठ गए। और 2014 से लेके अब तक सिलेंडर 1100 का हो गया, फिर 850 का हो गया, फिर 900 का हो गया। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि सिलेंडर कैसे खरीद पाएगा, क्योंकि उन्होंने काम दे दिया आपको। पकौड़ा तल रहे हो लगातार, नाले से निकली गैस से घर में खाना बना रहे हो तो सिलेंडर कम खरीद रहे होगे। जब ये सारे काम सरकार ने फ्री कर दिए तो गैस सिलेंडर लेना जरूरी थोड़ी है। उज्ज्वला गैस योजना याद होगी आपको, प्रधानमंत्री से सालों से उसका नाम सुना है, क्योंकि वो जो एक बार सिलेंडर मिला वो एक ही बार भरा गया, उसके बाद 90% सिलेंडर ही नहीं भरे गए आज तक। कभी इस पर चर्चा हुई क्या? मीडिया में एक 2000 के नोट में चिप बनाने वाले पत्रकार ने इस पर चर्चा की कि सिलेंडर में भी एक चिप लगी थी, वो दोबारा भरे गए कि नहीं भरे गए? वो चिप के चक्कर में तो नोट बंद करने पड़ गए भारत सरकार को। मुझे तो यही लगेगा कि चिप की वजह से बंद हो गए, चिप पकड़वा देगी नोटों को। लेकिन कल भाजपा के एक नेता के घर प्रतापगढ़ में 2 करोड़ कैश पकड़ा गया है, 20 और 50 के नोट हैं। कई मशीनें मंगाई गई गिनने के लिए, काय के थे, गांजा बेचता था। तो चलिए, रोज अपराधी पकड़े जा रहे हैं। सीओ 100 करोड़ में पकड़ गया, दरोगा 13.5 करोड़ में पकड़ गया, एसडीएम के बाबू पकड़ जाते हैं, तहसीलदार पकड़ जाते हैं, रोज पकड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री केंद्र से कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चीखते चीखते बेहोश रहते हैं। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो न कहता हो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। फिर भैया ये भ्रष्टाचार रोज पकड़ा कहां से जाता है? ये कैसे डकैती डाल रहे हैं? ईमानदार सरकार के टाइम में कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती है जो 1 रुपया का भ्रष्टाचार कर दे। जिले में ईमानदार डीएम तैनात हो जाता है, बाबू के कान खड़े हो जाते हैं, लेखपाल के कान खड़े हो जाते हैं, शिकायत हो जाएगी, तबादला हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ईमानदार हो तो पूरे प्रदेश में जो काम 50 रुपया में होता था वो 500 में होने लगा, 500 वाला 5000 में होने लगा। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है हर राज्य का। किस पर चर्चा करोगे? कल वोट पड़ेंगे, बिहार के लोगों को ये वीडियो एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है प्रदेश में। आपके बेटे का रोजगार लेना है तो रोजगार के हिसाब से वोट करिए। आपको महंगाई पर काबू पाना है तो महंगाई रोकने वालों को वोट करिए। आपको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के हिसाब से वोट करिए। ये 20 साल का जंगल राज, 50 साल का जंगल राज, इनसे वोट नहीं मिल रहा है, इससे आपका जीवन नहीं बदलना है। जब 50 साल पहले तकनीक नहीं थी तो आप पिटते थे, वीडियो नहीं डाल पाते थे।
अब तो आज पिटोगे, अभी 10 मिनट में वीडियो वायरल होगा, 1 घंटे में पुलिस उठा लाती है, किसी की भी सरकार हो। दौर बदल गया, समय बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, हम नहीं बदले। हम आज भी धर्म, और अब तो फिर आरएसएस ने कह दिया हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन दिखाओ। अब आप दिखाओ रजिस्ट्रेशन तो हिंदू हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हिंदू भी नहीं होगे। काय पे वोट करोगे? किस धर्म समाज के लिए वोट करोगे? सीता मैया का मंदिर बनाने की बात अमित शाह करते हैं, उधर कोर्ट से नोटिस कराते हैं। क्या सत्ता ऐसे ली जाती है? अरे भैया 20 साल से सत्ता में थे, सीता मैया का मंदिर बनाने से रोका किसने था? क्यों नहीं बनाया सीता मैया का मंदिर? और इन 20 सालों में विकास किया, उस पर वोट मांगिए ना कि हमने बिहार को यह दिया। प्रधानमंत्री जी बताएं, 11 साल में बिहार को इतना बड़े पैकेज दिया, उससे बिहार का विकास हो गया, बिहार में पलायन रोक दिया, बिहार में बेरोजगारी रोक दी। बताएं ना प्रधानमंत्री जी, क्या बताओगे? बताने को शब्द है नहीं, बताने को कुछ बात है नहीं। चलिए, बात तो इतनी है कि इसी पर 1-2 दिन बोलते रहेंगे, लेकिन हमारी सुनेगा कौन? हमारी सुने तो फिर हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या बढ़े, हमारी बात अच्छी लगे तो हमें स्वीकार करो। लेकिन जब नहीं करते हो तो हम तो ये मानते हैं कि हम तो अपना आएंगे, कहेंगे, लेकिन कहते रहेंगे, आप जुड़ो अथवा ना जुड़ो, क्योंकि पार्टियां हमसे दूरी बनाती हैं, हम किसी के लिए बख्शते नहीं है। कल तेजस्वी की सरकार बन जाएगी तो तेजस्वी से भी यही सवाल होगा, क्या रोजगार दिया? क्यों नहीं दिया? आपने वादा किया था। अगर प्रधानमंत्री 2 करोड़ के दोषी हैं तो कल तेजस्वी अगर सत्ता में आते हो, वो रोजगार नहीं देते, उतना ही दोष तेजस्वी का भी होगा। उस दिन भी शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक इसी तरीके से सवाल करते मिलेंगे। यही पत्रकारिता है, यही धर्म है, और हम अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। हमारे धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमें जो गॉड गिफ्टेड धर्म मिला हुआ, हम उसी धर्म के अनुसार है, हम उसी धर्म में पैदा हुए, हमारे माँ बाप पैदा हुए, हमारे दादा दादी पैदा हुए, उनके भी पिताजी पैदा हुए, उसी धर्म में हम आज भी है। हमें रजिस्ट्रेशन दिखाने की कतई जरूरत नहीं है। और ये मोहन भागवत अपनी सीख अपने पास रखे, हमें कतई उस मोहन भागवत के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। संतोष जी, एक छोटा सा सवाल, इसके बाद अब वोटरों पर क्या अंतर दिखेगा बिहार में? तेजस्वी को तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर वोटरों में असर दिखेगा, लेकिन साथ ही आरजेडी के कैडर में असर दिखेगा। अब जो आरजेडी का कैडर होगा, जो बूथ पे उनके बूथ एजेंट होंगे, जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगी होगी अलग अलग बूथों पर, इन 122 विधानसभा सीटों पर पर्ची बांटने को लेकर, बाकी चीजों का ध्यान रखने को लेकर, वो उत्साहित हो जाएंगे। और जब वो उत्साहित हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको पता है कि भाई कौन से मतदाता है जो हमें वोट करेंगे। वो उन मतदाताओं पर नजर रखेंगे कि वो घर से निकले कि नहीं निकले, वोट करने पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वोटिंग की कि नहीं की। और अगर दोपहर तक, शाम तक, अगर 2-3 बजे तक वो लोग वोट करने नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको बुला बुला कर लाने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो बुला बुला के लाने वाली जो कोशिश वाला जो मतदान का जो प्रोसेस होता है, ये राजनीतिक दलों को बहुत फायदा पहुंचाता है। बीजेपी इसमें माहिर है, समाजवादी पार्टी यूपी में समझने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में समझने की कोशिश कर रही है। और ये जो उनका कैडर उत्साहित होगा तो निश्चित तौर पर इसमें कम से कम 2-2.5% वोट का अंतर पड़ेगा। और ये 2-2.5% वोट का जो अंतर है, वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत बड़े पॉजिटिव साइन या एक बहुत बड़े पॉजिटिव जीत के रूप में इसको आप ले सकते हैं। चलिए, आपका धन्यवाद, आभार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा कल सुबह वोटरों पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और तमाम दर्शकों से अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आता है तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम तो करिए, और तो ज्यादा हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।